नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कर्क रेखा 23.5 डिग्री ही क्यों लिया गया, 22 डिग्री क्यों नहीं लिया गया, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा क्या होता है। तिथि रेखा को घुमा फिरा के क्यों लिया गया है, जबकि समय रेखा को एकदम सीधी लाइन में लिया गया है, ऐसा क्यों किया गया है। तो क्यों परंतु का जवाब हम लोग ढूंढेंगे आज के चैप्टर में। और कर्क रेखा पे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं और भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। साथ में हम लोग जानेंगे कर्क रेखा पे कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और मकर रेखा को और भूमध्य रेखा को भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा। इसको इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन एंड लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं। लाइन हम बोलते हैं। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। तो ग्लोब को हम एक चित्र बना लेते हैं ग्लोब का। पृथ्वी को नारंगी के समान है। पृथ्वी नारंगी के समान है। ये बात किसने कहा था? तो पृथ्वी नारंगी के समान है। नारंगी, ये बात न्यूटन ने कहा था। तो 9 से नारंगी और 9 से न्यूटन साहब। तो पृथ्वी नारंगी की तरह है, इस बात किसने कहा था? न्यूटन साहब ने कहा था। लेकिन पृथ्वी नारंगी के समान नहीं है। पृथ्वी चिपटा हुआ है, ध्रुवों पे पृथ्वी चिपटा हुआ है। तो इसलिए पृथ्वी नारंगी के समान नहीं है, हल्का सा चिपटी हुई है पृथ्वी। तो मान लीजिए पृथ्वी एक सेब है। तो सेब के जो आप केंद्र को देखिएगा, जहाँ पे बीच रहता है, वहाँ से मान लीजिए ये केंद्र है। यहाँ से हम लोग अगर खींचे एक लाइन को 15 डिग्री, अगर हमको कोण खींचना हो तो 15 डिग्री इधर कोण खींचे, ठीक है। 15 डिग्री इधर कोण खींचे, ठीक है। और अब इसको हम मिला देते हैं। पृथ्वी के केंद्र से एक कोण खींचा गया, एक लाइन खींचा गया। वो कोण हुआ, जो भी कोण हुआ इधर भी खींचेंगे तुमको वही कोण मिलेगा। तो उस लाइन को हम मिला दिए तो क्या हो गया? हम लोगों का अक्षांश रेखा, उसी को हम लोग बोलते हैं। अक्षांश रेखा हम लोग उसी को बोलते हैं। समझ में बात आ गई? अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि अक्षांश रेखा पर 1 डिग्री पर खींचा गया है। पर 1 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींचा गया है। तो मान लीजिए कि ये क्या है? एक पृथ्वी कद्दू का शेप का है। इसे हम लोग बोलेंगे आपको बीचों बीच काटने के लिए। तो आप कैसे काटिएगा? एक चाकू लीजिएगा, ऐसे बीचों बीच काट दीजिएगा। बीचों बीच पृथ्वी को काट दिया। अब आप 1 डिग्री पे यहाँ पे कोण लीजिएगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लीजिएगा यहाँ पे लीजिए आएगा। इसको आप मिलाइएगा। इसको हम एक चीज़ मिलाते हैं, ठीक, ऐसे मिलाते हैं। इधर 1 डिग्री को मिलाए और इधर 1 डिग्री को मिलाए तो ये समांतर रेखा खींचा गया। इसी तरह से हम एक और समांतर रेखा खींचते हैं, और समांतर रेखा हम खींच लेते हैं ऊपर तक। तो इस तरह से हम लोग समांतर रेखा खींचते हैं। तो हमारे पास कुल, इसे हम 0 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक आते आते हमें 90 रेखा प्राप्त होती है। कितना मिलते हैं? 90 रेखा हमें प्राप्त होती है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे लागू होगा नीचे वाली कंडीशन पे। नीचे भी हम लोग ऐसे खींचते हैं तो हमें 90 रेखा प्राप्त होती है। 90 रेखा हमें प्राप्त होती है। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया। इस बीच वाली लाइन को हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। भूमध्य रेखा बोलते हैं। और जैसे हम लोगों का एक निक नाम होता है, इसका भी एक निक नेम है। जैसे इसको हम दोबारा दूसरे भाषा में बोल सकते हैं तो विषुवतीय रेखा ही भी इसे बोलते हैं। विषुवतीय रेखा भी बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो विषुवतीय रेखा के ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री, और दक्षिणी गोलार्ध तरफ आएंगे तो 90 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया? 90 + 90। और एक जो है ये भूमध्य रेखा भी एक क्या है? एक तो व्यास हो गया, पृथ्वी का व्यास हो गया। तो ये भी एक अक्षांश ही रेखा है, तो इसे भी एक काउंट हम कर लेते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 181 अक्षांश है। 181 अक्षांश है। 181 कितना अक्षांश है। लेकिन अगर पूछेगा
कितनी अक्षांशीय रेखा है। तो कुछ कुछ जो रफ़ी जो वैज्ञानिक है वो मानते हैं कि 90 डिग्री पर तो ये बिंदा आ गया ना, ये 90 डिग्री पर बिंदा आ गया, तो बिंदा को हम कभी भी, ये बिंदु को हम कभी भी रेखा नहीं मानते हैं। बिंदु को जब रेखा नहीं मानेंगे तो 2 माइनस हो जाएगा। जब 2 माइनस होता है तो कितना आ गया, 179 आ गया। तो अक्षांश रेखा कितनी है, तो अक्षांश रेखा 179 है। अक्षांश कितना है, तो 181 है। इन बातों को क्लियर कर लिए। आपका ऑप्शन जो भी हो आप टिक लगा सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। अगर 181 नहीं है ऑप्शन में और दूर दूर 180 भी है आसपास, आप 80 भी लगा सकते हैं क्योंकि इसे व्यास मान लिया गया है। तो लेकिन आपका सटीक आंसर 181, 179 दोनों में से कोई हो सकता है। दूसरा, अक्षांश का हम यूज क्यों किए हैं, अक्षांश आखिर हम किसको लिखे क्यों है, अक्षांश रेखा क्यों हम बनाए अक्षांश रेखा, क्योंकि एक पृथ्वी पर कोई लाइन तो नहीं खींच दिया है कोई भी, तो पृथ्वी पर हम अक्षांश रेखा क्यों लाए हैं। तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखा हम इसलिए खींचते हैं क्योंकि हमें ऋतु का परिवर्तन चले, पता चले कि किस अक्षांश पे कौन सा ऋतु है इसका पता चले, और मौसम के बारे में जानकारी हासिल चले कि कहाँ पे सुहावना मौसम है, कहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है, कहाँ पे ठंड का मौसम होता है, इन बातों का जानकारी प्राप्त हो। दूसरा, स्थान के बारे में जानकारी हासिल हो। अभी आप इंडिया का चाइना से युद्ध होगा, इंडिया क्या क्या थोड़ी ना ऐसा करेगा कि मिसाइल पर लिख देगा बीजिंग और यहाँ पे बटन दबाया और बीजिंग जाके विस्फोट हो जाएगा मिसाइल, ऐसा नहीं होगा। बल्कि मिसाइल को एक सेट किया जाता है कि आप इतना अक्षांश और इतना देशांतर पर जाके ब्लास्ट होना है, तो मिसाइल उस डायरेक्शन में जाके ब्लास्ट होता है। तो एक किसी भी देश का स्थिति पता करने के लिए हमको अक्षांश और देशांतर को समझना बहुत ही ज़रूरी है, और अक्षांश देशांतर को समझ के ही हम किसी भी देश का स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते पाकिस्तान कहाँ है तो पाकिस्तान पीछे है, नेपाल कहाँ है तो नेपाल इधर है, ऐसे नहीं कह सकते हैं। हम बस बोल सकते हैं कि नेपाल इतना डिग्री पर है, पाकिस्तान इतना डिग्री अक्षांश पे पूर्व साइड में है या पश्चिम साइड में। इस तरह से हम स्थितियों का अंदाज़ा लगाते हैं, इसलिए अक्षांश रेखा को इस्तेमाल करते हैं। और ऋतु के बारे में जानकारी हासिल करना हो तो कहाँ पे उष्णकटिबंध है, कहाँ पे शीतोष्ण बंद होता है, कहाँ पे ठंड प्रदेश ज़्यादा होता है, कहाँ पे गर्मी का प्रदेश ज़्यादा होता है, इसलिए हम अक्षांश रेखा को यूज करते हैं। तो इतना बात आपको पता चल गया अक्षांश रेखा का यूज क्यों करते हैं और कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं 23.5 डिग्री ही क्यों कर्क रेखा लिया गया है। तो यहाँ से हम लोग नापते हैं तो 1-1 डिग्री पे लिया गया है। तो एक बार और जान लेते हैं, ये बीच का जो दूरी होता है, ये बीच का ये डिस्टेंस, ये बीच वाला जो डिस्टेंस होता है, दो अक्षांशों के बीच का जो दूरी होता है वो 111 किलोमीटर होगा। दो अक्षांश के बीच का जो दूरी होता है, यहाँ से दूरी या इसका दूरी लेंगे हम, 111 किलोमीटर होता है। और दो अक्षांश के बीच के भाग को हम जोन बोलते हैं। दो अक्षांश के बीच की दूरी को हम लोग जोन बोलते हैं। जोन और हिंदी में हम लोग बोलेंगे तो कटिबंध बोलते हैं। हिंदी में कटिबंध और इंग्लिश में हम लोग जोन बोलते हैं दो अक्षांश के बीच की दूरी को। इतना बात आपको समझ में आ गया। और अब हम लोग देखते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा ही क्यों लिया गया है। तो ये हो गया आपका ग्लोब। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 23.5 डिग्री क्या लेते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसको कर्क रेखा बोल सकते हैं हम लोग, कर्क रेखा। आप लोग पेन कॉपी लेकर रहिएगा और नोट करते रहिएगा। और नीचे भी हम लोग यहाँ देखते हैं तो मकर रेखा, इसको हम लेते हैं मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। अच्छा, कर्क रेखा क्यों लिया गया 23.5 डिग्री पे, 22 डिग्री पे हम क्यों नहीं लिए, 20 पे क्यों नहीं लिए। तो इसका आप ये उदाहरण कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री पर हम इसलिए लिए कर्क रेखा को क्योंकि जब पृथ्वी अपने कक्षीय 66.5 डिग्री, पृथ्वी कक्षीय घुमाव पे 66.5 डिग्री और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब कक्षीय घुमाव करती है पृथ्वी तो सूर्य का जो सीधा किरण पड़ेगा, सूरज का किरण भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा पर सीधा पड़ता है। ठीक है, सीधा पड़ता है, इसलिए यहाँ पे दिन और रात बराबर होता है, दिन रात बराबर होता है। लेकिन जब नापा गया तो सूरज की किरणें सीधी कहाँ तक जा सकती है, जब भूगोल वैज्ञानिक ने नापा कि सूरज की किरणें सीधी कहाँ तक जा सकती है तो देखा कि सीधी किरण यहाँ तक आता है। तो देखा, नापा तो कितना डिग्री हुआ, 23.5 डिग्री। तो इसको एक नाम दे दिएगा कर्क रेखा। उसके बाद देखा नीचे कहाँ तक सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, तो देखा
कि 37 डिग्री, नीचे भी 37 डिग्री पे सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, तो उसका एक नाम दे दिया गया मकर रेखा। तो आपको कंसेप्ट पता चलेगा कर्क रेखा 37 डिग्री क्यों लिया गया, मकर रेखा 37 डिग्री पे क्यों लिया गया है। उसके बाद एक आता है 66 डिग्री इधर और 66 डिग्री इधर, ये भी एक रेखा लिया गया है। तो रेखा क्यों लिया गया है इसको भी हम लोग जान लेते हैं। 66 डिग्री को हम लोग बोलते हैं आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा क्यों बोलते हैं आर्कटिक रेखा, क्योंकि आर्कटिक महासागर ऊपर है, इसलिए इसका हम लोग नाम रखे हैं आर्कटिक रेखा। इसका नाम हम लोग रखते हैं यहाँ पे हम लोग नीचे लिख देते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका रेखा। तो आपको पता ही होगा कि नीचे अंटार्कटिका महादेश है, तो इसके नाम पे रखा गया अंटार्कटिका रेखा। ठीक है, तो 66 डिग्री पे हम क्यों ली इसको आर्कटिक रेखा बोलते हैं। जब सूरज की किरणें नापा गया कि सूरज की किरणें लास्ट पृथ्वी पे कहाँ तक पहुँच पाती है, यानी कि तिरछा भी, सीधी तो यहाँ तक पहुँचते कर्क रेखा तक ही है, लेकिन तिरछी होके भी कहाँ तक पड़ती है, तो नापा गया तो 66 डिग्री तक ही सूरज की किरणें पहुँच पाती है। जब नीचे नापा गया तो नीचे भी 66 डिग्री ही तक सूरज की किरणें पहुंच पाती है। इधर का पूरा एरिया रहता है बर्फीला और इधर का भी पूरा एरिया क्या रहता है, बर्फीला रहता है। इसीलिए दोनों ध्रुवों पर देखिएगा 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती है। तो आपको पता चल गया कि ये यहाँ तक ही सूरज की किरणें तिरछी पड़ पाती है और यहाँ तक सूरज की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए इसको कर्क रेखा लिया गया, इसको आर्कटिक रेखा लिया गया है। तो ये चारों रेखा के बारे में आप लोग समझ गए। अब हम लोग एक लाइन से देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा भूमध्य रेखा से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको आप कीजिए। कर्क रेखा 37 डिग्री से आपको पूछेगा कौन सा ऐसा महादेश है जो ये तीनों रेखा से गुजरती है। कौन सा ऐसा महादेश है जो ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों से गुजरती है। तो आपको आंसर देना है अफ्रीका एक ऐसा महादेश है। अफ्रीका एक ऐसा महादेश है जो ये तीनों कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा को स्पष्ट करती है। आपका आंसर एक ही महादेश है अफ्रीका और ये तीनों रेखा को स्पष्ट करती है। तो पहला आंसर ये हो गया। कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो नदी देखिएगा, अपने ऐसे नदी का चलान होता है तो नदी कभी वैसे चलते चलते कर्क रेखा को इस तरह से 2 बार काट देती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने मतलब यहाँ से नदी आई, फिर काटी, चली यहाँ पे, फिर यहाँ पर आई, काट दी 2 बार, यानी कि नदी कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है। उस नदी का नाम बताइए। तो आपको बताना होगा माही नदी जो है, माही नदी, महेंद्र सिंह धोनी तो इंडिया का ही है। तो कर्क रेखा को 2 भागों में काटती है माही नदी। तो माही नदी के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन जान लीजिए। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है और राजस्थान, गुजरात होती हुए अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो माही नदी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद ऐसी कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटेगी कौन सी नदी, उस नदी का नाम बताइए। तो भूमध्य रेखा को 2 भागों में जो काटती है उस नदी का नाम है कांगो नदी। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 भागों में काटती है। आप देखिए कांगो में क है, अब मकर में भी क है और कर्क में भी क है। तो जहाँ क होगा उसको नहीं काटेगा। अब यहाँ पे भूमध्य में क नहीं है तो भूमध्य रेखा को 2 भागों में काटती है। थोड़ा सा कंसेप्ट याद करने का एक तरीका कि क वाले को नहीं काटेगा, जिसमें क नहीं होगा उसको काटेगा। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 भागों में काटती है। कांगो नदी अफ्रीका की नदी है। उसके बाद मकर रेखा को 2 भागों में कौन सी नदी काटती है। तो मकर रेखा को 2 भागों में लिम्पोपो नदी काटती है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 भागों में काटती है। तो इस तरह से 3 नदी का नाम हो गया जो कि रेखा को 2-2 भागों में काटती है। उसके बाद हम लोग जान लेते हैं कर्क रेखा पे कौन कौन सा देश बसा हुआ है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट के, आज बहुत सारे क्वेश्चन देखना है हम लोगों को।
आज बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कर्क रेखा पे कर्क रेखा पे कौन कौन से देश स्थित है? कर्क रेखा पे कौन कौन सा देश स्थित है? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कर्क रेखा पे बताइए कौन कौन सा देश स्थित है। आपको सबसे पहला नाम आएगा याद भारत का। बहुत से देश हैं लेकिन हमें सारे देशों का नाम यह नहीं याद रखना है, हमें इतना नाम याद रखना है जो कि हमारा बीपीएससी यूपीएससी सब क्लियर हो जाए। भारत, चीन, बांग्लादेश, उसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे तो म्यांमार, इधर हम लोग आते हैं तो सऊदी अरब देख लेंगे, सऊदी अरब। एक और देश का नाम हम लोग जानना चाहते हैं तो जान लेते हैं, मोरक्को। कम से कम मोरक्को से आपको याद आया होगा, मोरक्को का ही यात्री था इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना दूत बना के चीन भेजा था। आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो कम से कम इतना देश को आप नाम याद रखना पड़ेगा कि भारत, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, सऊदी अरब, मोरक्को जो देश है वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। 2 देश का पक्का नाम याद रखिएगा कि जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्योंकि बार बार ऑप्शन में आपको वही देगा। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान और नेपाल, पाकिस्तान और नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी इन देशों से गुजरती है। और 1-2 देश है, लेकिन कम से कम इतना देश का नाम पक्का याद रखिएगा। बस 2 देश का नाम याद रखिएगा कि पाकिस्तान और नेपाल से नहीं गुजरती है, क्योंकि ऑप्शन में बार बार वही आता है। भूमध्य रेखा से देखते हैं हम लोग कौन कौन सा देश गुजरता है। तो भूमध्य रेखा से हम लोग देखते हैं, इसको आप मिटा लेते हैं, इसका कोई यूज नहीं है अभी। भूमध्य रेखा से गुजरने वाला देश, भूमध्य रेखा से नीचे गुजरने वाला देश, तो भारत के नीचे आप थोड़ा सा जाइएगा तो आपकी एक नज़र आएगा मालदीव, मालदीव, और एक इंडोनेशिया, और एक देश का नाम ले लीजिए ब्राज़ील। तो ये तीनों का नाम रखना पड़ेगा जो कि भूमध्य रेखा पे स्थित है। और भी देश है लेकिन ये तीनों का खास करके आपको नाम याद रखना पड़ेगा कि भारत के जस्ट नीचे मालदीव है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा क्षेत्रफल में देश है। सबसे बड़ा चीन है एशिया का, तो सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव है। तो इंडोनेशिया और ब्राज़ील, ब्राज़ील जो होगा भूमध्य रेखा से भी गुजरेगा और मकर रेखा से भी गुजरेगा। तो मकर रेखा से कौन कौन सा देश गुजरता है उसका नाम हम लोग देख लेते हैं एक बार। मकर रेखा से, मकर रेखा से आपको नाम याद रखना पड़ेगा। पहला तो ब्राज़ील, ब्राज़ील हो गया, ठीक है। उसके बाद आप नाम ले लीजिए, नीचे आइए, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद साउथ अफ्रीका, अफ्रीका का नीचे जो है साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हो गया। उसके बाद आप लोग नाम लिख सकते हैं, नामीबिया। उसके बाद मेडागास्कर, मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, मेडागास्कर। उसके बाद चिली ले लीजिए, नाम्बिया ले लिए, साउथ अफ्रीका ले लिए, ऑस्ट्रेलिया ले लिए, ब्राज़ील ले लिए, चिली ले लिए, मेडागास्कर ले लिए। और फुटबॉल कौन सा देश खेलता है? तो पराग्वे। तो कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 देश का भी नाम याद रखिएगा तो आपका बहुत बेनिफिट होगा और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा। एक और नाम लिखिएगा, या तो मालागासी ले लीजिए, मालागासी। तो इन 8 से मकर रेखा, और भी देश है 1-2 उसको भूल जाइए, कम से कम इतना याद रखिएगा। इस 8 देश से मकर रेखा और इन 3 देश से भूमध्य रेखा और कर्क रेखा, इन सभी देशों से गुजरता है, ठीक है। इतना बात आपको याद रखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा अब हम लोग जान लेते हैं भारत से कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है। भारत से कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत, आपको एक ट्रिक याद होगा, मित्र पर गमछा झाड़, लेकिन इस ट्रिक का इस्तेमाल आप लोग नहीं करिएगा, क्योंकि आप लोग को अगर ये ट्रिक याद भी है तो भी आप क्वेश्चन में फंस जाइएगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर आपको पूछ दिया गया कि पूरब से चौथा राज्य कौन सा है जो कि कर्क रेखा
पे स्थित है तो आप नहीं बता पाइएगा। इसीलिए ट्रिक का इस्तेमाल मत कीजिए। आप लोग एक बार नक्शा देखिए और सही से उसका आकलन कीजिए और जवाब दीजिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है। तो पहला हम इधर से लेते हैं, इधर से हम लोग लेंगे तो गुजरात आएगा। गुजरात के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग तो राजस्थान आ जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश हमें नजर आता है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग छत्तीसगढ़, तो नक्शा देख के याद कीजिए। उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिमी बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और उसके बाद मिजोरम। देखिए बहुत से लड़कों का कन्फ्यूजन होता है कि याद कर लेता है मित्र पर गमछा झार। अब में क्या आएगा, मिजोरम आएगा, मेघालय आएगा या मणिपुर आएगा। तो आप याद रखिएगा मिजोरम जो है, मिजोरम यानी कि कमजोर टाइप का, कोई नहीं लग रहा कमजोर टाइप का बंधा है और इसको हर जगह से गुजार दिया जा रहा है। कमजोर बनता है तो हर जगह से गुजर जा रहा है, इसके ऊपर कोई भी लाद दे के चला जाता है। तो कर्क रेखा इसके ऊपर भी लाद दे के चला गया। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और हम दे सकते हैं कि झारखंड का जो रांची शहर है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है। कौन सा शहर कर्क रेखा पर स्थित है, तो रांची शहर जो है कर्क रेखा पर स्थित है। इस तरह से ये आप नाम का याद रखिएगा। आपको पूछ दे पूरब से कौन सा है तो इधर से 4 ले लीजिएगा, पश्चिम से तीसरा कौन है तो इधर ले लीजिएगा। इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा क्लियर होगा। और ट्रिक का इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं तो आप कन्फ्यूजन में, आपको क्वेश्चन पता होने के बावजूद भी आप गलत कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा देशांतर रेखा के बारे में जान लेते हैं। देशांतर रेखा के बारे में हम लोग आप जानेंगे। देशांतर रेखा, फिर हम पृथ्वी का एक काल्पनिक पृथ्वी बनाए, ग्लोब बनाए पृथ्वी का हम ग्लोब बनाए तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। इस दोनों को हम लोग मिलाते हैं ऐसे करके, तो पृथ्वी के 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखा का क्यों यूज किया गया, सबसे पहले ये बात आप पूछ सकते हैं, देशांतर रेखा का यूज क्यों किया जाता है। तो देशांतर रेखा का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें समय पता होना चाहिए कि किस देश का समय क्या है, समय पता होना चाहिए और तिथि पता होना चाहिए, किस देश का तिथि क्या है। अगर यहाँ पे 22 है, क्या दूसरे देश में भी 22 हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग चाहेंगे, तो अभी आपको बताएंगे कि हम अगर आज बर्थडे मना लिए, हम चाहते हैं कि मेरा बर्थडे फिर कल वाले दिन बने, तो कल वाले दिन भी मेरा बर्थडे मन सकता है उसी डेट में। कैसे मनाएंगे उस चीज़ को हम क्लियर करेंगे। तो देशांतर रेखा इसे हम 0 डिग्री बोल देते हैं। 0 डिग्री बोल दिया तो इधर से पृथ्वी एक गोल है, किसी भी गोल का गोल 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री होता है, इधर से हम लोग खींचे ऐसे करके, इधर से हम लोग ऐसे खींचे, तो ऐसे खींचते हैं तो हमें 180 देशांतर प्राप्त होता है। उसी तरह से इधर भी हम खींचेंगे तो हमें 180 देशांतर प्राप्त होगा। तो 180 180 360 देशांतर हमारे पास है। तो हम ऐसा बोलिएगा कि 0 को क्यों नहीं ऐड किया गया, तो अगर हम थोड़ा सा टाइम वीडियो लंबा बन जाता है, नहीं तो आपको हम समझा देते हैं कि 1 से डिग्री से लेकर 79 डिग्री तक हम लोग जाते हैं, 180 डिग्री तक, तो हमें 179 पर आता है। फिर 179 को 2 से गुना करते हैं तो हमारे पास तो 358 आता है, और 2 हम इंक्लूड करते हैं 0 और उसको, तो हमारे पास पहुंचता है 360। लेकिन आप सीधा इतना समझिए कि ये पृथ्वी एक ग्लोब है और ग्लोब का कोई भी डिग्री कितना होता है 360, इसीलिए 360 देशांतर है। इधर हम बोलते हैं पूरब और इधर बोलते हैं हम लोग पश्चिम, यानी कि 0 से पूरब 180 और पश्चिम 180, 360 हो गया। कभी कभी पूछा जाता है कि 0 डिग्री देशांतर पे कौन कौन सा
जीरो डिग्री देशांतर का यूज किस लिए करते हैं? जीरो डिग्री देशांतर का यूज तो इसे समय निकालने के लिए करते हैं। पहली बात, इसे समय निकालने के लिए करते हैं जीरो डिग्री का। 180 डिग्री का किस लिए यूज करते हैं? 180 देशांतर का, तो 180 देशांतर का समय तिथि निकालने के लिए, तिथि निकालने के लिए 180 देशांतर का यूज करते हैं। जीरो देशांतर का हम लोग समय निकालने के लिए यूज करते हैं। तो इधर पूरब आ गया, इधर पश्चिम आ गया। तो पूरब की तरफ हम लोग जाते हैं तो प्लस होता है, ऐड होता है टाइम में, जबकि पश्चिम की तरफ जाते हैं तो हमारे ऐड माइनस होता है। यानी कि जीरो से इधर जाएंगे तो प्लस होगा, इधर आएंगे तो माइनस होगा। अगर अमेरिका इधर है तो मेरे जैसे ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है तो अमेरिका का टाइम 12 से कम होगा, लेकिन अगर इंडिया है तो इंडिया में 12 से ज़्यादा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन कि जीरो डिग्री देशांतर पर कौन कौन सा देश बसा हुआ है, तो यूनाइटेड किंगडम जिसे इंग्लैंड बोलते हैं वो बसा हुआ है। फिर हम लोग फ्रांस देख लेते हैं, फ्रांस बसा हुआ है। फिर घाना देख लेते हैं, घाना। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं, फ्रांस है, यूके है, घाना है। तो इतना और भी देश है, लेकिन 3 देश का कम से कम आप नाम याद रखिएगा। यूके, यूनाइटेड किंगडम 1884 में, 1884 यानी कि जब भारत में कांग्रेस का स्थापना हुआ था उससे 1 साल पहले, ऐसे भी करके आप याद कर सकते हैं, 1 साल पहले इंग्लैंड के एक वेधशाला था जिसका नाम था ग्रीनविच वेधशाला। वहीं पर सभी ज्योग्राफीकर्ताओं का, जो वैज्ञानिक है, उनका एक मीटिंग हुआ और कहा गया कि जीरो डिग्री देशांतर को हम लोग समय रेखा मानते हैं। तो जीरो डिग्री देशांतर को वो लोग समय रेखा माने, और जीरो डिग्री देशांतर को से हम इधर जाते हैं तो हमारे लिए प्लस करना पड़ता है, और इधर जाते हैं तो हम माइनस करना पड़ता है। तो देख लीजिए कैसे होता है। अगर इंग्लैंड में 12 बज रहा होगा, सपोज दैट इंग्लैंड में अगर 12 बज रहा होगा, तो आपको पता होगा 12 बज रहा है इंग्लैंड में, ठीक। आपको पता होगा कि हमारा जो इंडिया है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, यानी कि यहाँ पे बसा हुआ है। और कितना डिग्री पे बसा हुआ? 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर हमारा इंडिया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो 82.5 डिग्री को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 82.5, ठीक है। तो इसको पहले हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा पहले इसके बारे में थोड़ा सा ये देख लीजिए कि 360 डिग्री देशांतर 24 घंटे में घूमता है। 360 डिग्री 24 घंटे में घूमता है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा? 1 घंटे में 15 डिग्री, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगा। और अगर हम ऐसे करेंगे तो एक घंटा बराबर 60 मिनट, और यहाँ पाएगा 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगेगा। डिवाइड करके कर सकते हैं ना, 1 डिग्री घूमने में इसको 4 मिनट लगेगा। किसको? पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया जो कि ग्रीनविच से 82.5 डिग्री पूरब में है, यानी कि इस तरफ है। तो क्या होगा? तो टाइम प्लस होगा। पूरब में है, टाइम प्लस होगा। 82.5 डिग्री इलाहाबाद के नैनी बोलिए या मिर्ज़ापुर से गुजारा गया है। एक रेखा है इंडिया का जो कि 82.5 डिग्री से गुजारा गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप याद कर सकते हैं, यूपी, एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये गुजरता है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपको। तो अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 82.5 डिग्री, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है। तो 82.5 डिग्री घूमने में इसको यहाँ पे गुना कीजिए, तो 0, 8, 10 और 32, 1, 33 दशमलव यहाँ तक 0 दिए, यानी कि 330 मिनट। 330 मिनट को हम लोग बोल सकते हैं 5 घंटा 60 मिनट। 5 घंटा 60 मिनट हम लोग बोल सकते हैं 330 मिनट को। तो 5 घंटा 60 मिनट नहीं, 5 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा हम लोग इंग्लैंड से आगे चलते हैं। इंग्लैंड से हम लोग 5.5 घंटा आगे चलते हैं, जबकि अमेरिका लोग जो यहाँ पे है वो पीछे चलेगा। इंग्लैंड से उसका टाइम पीछे रहता है। इतना आप लोग समझ गए। तो इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं। अब एक बात जान लिए, इंडिया के नक्शा में देखिएगा तो पूरब की तरफ जो है और पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात है। तो अब देखिएगा पूरब में 97 डिग्री पे इंडिया जो है
डिग्री पे स्थित है, पूरब अरुणाचल प्रदेश सॉरी। और गुजरात जो है वो कितना पे स्थित है, तो वो 68°7 पे स्थित है, ठीक है। तो दोनों का अंतर देखिएगा आप, तो दोनों का जब माइनस कीजिएगा तो आपको 30 डिग्री के आसपास अंतर पता चलेगा। 30 डिग्री का अंतर पता चलेगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री पे स्थित है, जबकि गुजरात 68 पर स्थित है। तो इस तरह से 30 डिग्री का जब अंतर पता चलता है तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट लगता है, तो 30 डिग्री घूमने में 120 मिनट। तो आप कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 3 बजे सूर्योदय होता है तो गुजरात में 5 बजे सूर्योदय होगा। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूम रही है, यानी कि पश्चिम से पूरब घूम रही है। क्या पश्चिम से पूरब घूम रही है पृथ्वी, पश्चिम से पूरब, इसलिए सूर्योदय कहाँ पर होगा सबसे पहले, तो पूरब में होगा। पश्चिम से पूरब घूमती है पृथ्वी, इसलिए सूर्योदय सबसे पहले पूरब में होता है। तो सबसे पहले पूरब में होता है सूर्योदय। तो इंडिया के पूरब में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होगा, तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। अरुणाचल प्रदेश में अगर सूर्योदय 5 बजे होता है तो गुजरात में 7 बजे होगा। इतना बात आपको पता चल गया होगा कि क्योंकि 30 डिग्री का दोनों में अंतर है। अब थोड़ा सा हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर से गुजारा गया है। तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतर से गुजारा गया है और इसे प्रशांत महासागर से गुजारा गया है। और इसे जबकि ग्रीनविच को सीधा गुजार दिया गया है, ग्रीनविच सीधा है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो सीधा नहीं है। 180 देशांतर से गुजारा है, प्रशांत महासागर को लिया है, लेकिन वो सीधा नहीं है। उसको सीधा इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि अगर वो एक देश में 2 टाइम हो सकता है, एक देश में 2 टाइम हो सकता है, लेकिन एक देश में 2 तिथि अगर हम लेते हैं तो हमारे काम काज पे प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि कोई देश डिवाइडेड नहीं हो, तो इसलिए तिथि रेखा को ऐसे लिया गया है कि कोई देश डिवाइडेड नहीं हो और उस देश को बचा के एक तिथि रेखा खींच दिया गया है प्रशांत महासागर के बीचों बीच। और तिथि रेखा के नज़दीक जो है वो बेरिंग जलडमरू मध्य है। तो तिथि रेखा किसके निकट है, बेरिंग जलडमरू के मध्य है। लेकिन ग्रीनविच जो सीधा जो 0 डिग्री समय रेखा को जो सीधा लिया गया है, तो इसमें अगर किसी देश में 2 टाइम हो जाता है, कहीं 11 बजता है, कहीं 12 बजता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो ज्योग्राफी करता कहता है कि इंडिया में भी 2-2 टाइम होना चाहिए, तो उस पर अभी चल रहा है। कभी होगा ऐसा तो हो भी सकता है कि इंडिया में भी तो टाइम आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो कैसे गुजारा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ऐसे गुजारा गया है, सीधा लिया गया प्रशांत महासागर के पास से, फिर ऐसे गुजारा, फिर ऐसे गुजारा, क्या कि देश कटे नहीं, फिर ऐसे गुजारा, फिर ऐसे सीधा आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया और फिर ऐसे करके ऐसे गुजार दिया गया। यानी कि ऐसे करके गुजारा गया है प्रशांत महासागर से होते हुए। और ये बेरिंग जलडमरू के मध्य तिथि रेखा के निकट कौन सा जलडमरू है, तो बेरिंग जलडमरू। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रिंग जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य। तो तिथि रेखा इसलिए लिया गया है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए, ये यही लाइन होता है जो प्रशांत महासागर से गुजारा गया है। तो आप इसे रफ करते हैं, थोड़ा सा जादू देख लीजिए, थोड़ा सा एक जादू दिखाते हैं, जादू देख लीजिए। समय में हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे प्लस करते थे, पूरब की तरफ जाते थे, और यहाँ पे माइनस करते थे। यही करते थे, 0 डिग्री से इधर गए तो प्लस किए, 0 डिग्री से इधर किए तो हम लोग माइनस किए। किस में, समय में। लेकिन तिथि रेखा में क्या होता है, इधर पूरब की तरफ जाते हैं तो हम लोग माइनस करते हैं, और इधर आते हैं तो हम लोग प्लस करते हैं। जस्ट समय के उल्टा होता है। तिथि में क्या होता है, पूरब की तरफ जाएंगे तो हम लोग माइनस करेंगे, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जस्ट समय के उल्टा होता है। तो सपोज डैट यहाँ पे शनिवार है, शनिवार, तो यहाँ पे क्या होगा, शुक्रवार, ठीक है। यहाँ पे शनिवार है, यहाँ पे शुक्रवार है। 180 डिग्री देशांतर से गुजारा गया है। तो मान लीजिए रात के 11 बजे, रात हो रहा है 11 बजे, ठीक है, शनिवार रात 11 बजे हो रहा है। आपने पूरा पार्टी सार्टी मनाया,
पूरा पार्टी सार्टी मनाया। मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, वो चाहती है कि उसका बर्थडे फिर हो, दोबारा हो उसका बर्थडे, आप उसको ज़्यादा मानते हैं तो उसको बोलिएगा चलो तुम्हारा बर्थडे आज मना लिए तो कल कहीं और मनाएंगे और शनिवार को ही मनाएंगे तुम्हारा बर्थडे। तो वो बोलेगी कि शनिवार तो ख़त्म हो गया, आज 12 बज जाएगा तो रविवार होगा, फिर कैसे शनिवार आप लाइएगा, भगवान तो है नहीं। तो आप कहिएगा कि नहीं हम शनिवार लाएंगे। और कैसे लाएंगे देखिए, शनिवार को 11 बजे आप बर्थडे सड्डे आराम से मना लिया। अब चाहते हैं कि फिर आपका बर्थडे अगले शनिवार को हो, अगले शनिवार को फिर आपका बर्थडे हो, तो 11 बजे रात में आप क्या कीजिएगा कि प्रशांत महासागर से जो जहाज़ दीजिएगा, पानी वाला जहाज़ या उड़ने वाला जहाज़, उससे आप क्या कीजिएगा 180 रेखा को पार करके इधर चले आइएगा, इधर चले आइएगा। यहाँ पे तो शुक्रवार हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था शुक्रवार। अब जब आने में आपको 2 घंटा मान लीजिए लग गया या 1 घंटा लग गया, तो 11 बजे के बाद क्या होगा 12 बजेगा। जैसे 12 बजेगा तो शुक्रवार क्या हो जाएगा, यहाँ पे शनिवार हो जाएगा, शुक्रवार चेंज होके क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। पहले यहाँ पे क्या था शुक्रवार, यहाँ पे मान लीजिए 11 बज रहा था, यहाँ पे शुक्रवार, तो 1 घंटा के बाद यहाँ पे टाइम चेंज होगा ना रात में, तो ये क्या हो जाएगा शनिवार। आप शनिवार से उड़े और शनिवार को ही यहाँ पे आप यहाँ पूछिएगा किसी से, अरे तो यहाँ पे तो आपको क्या लगेगा कि हम शनिवार से निकले हैं, हम तो यहाँ जाएंगे तो हमको रविवार होगा, लेकिन आपको शनिवार ही मिल गया। आप किसी से पूछिएगा अब अचंभित हो जाइएगा, अरे यार शनिवार ही हो आगे, शनिवार में आ गए हम लोग, शनिवार से उड़े और शनिवार में आ गया, मतलब कि हमको लगा कि रविवार में पहुँचेंगे, शनिवार में पहुँच गए। तो यहाँ पे आप फिर पार्टी सार्टी मना सकते हैं आराम से, ठीक है। दूसरा कंडीशन, आप मान लीजिए कि आपको पार्टी सार्टी मनाने में बहुत खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है पार्टी सार्टी मनाने में। आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे नहीं हो, आप उसको फुसलाना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं आपको बर्थडे मनाने के लिए, आप सोचते हैं कि चलो हम तुमको दूसरे देश ले जाते हैं, वहाँ आप तुम्हारा बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। मान लीजिए उसका बर्थडे शुक्रवार को था, शुक्रवार को रात में, शुक्रवार को था उसका बर्थडे, ठीक है। तो शुक्रवार को आप रात में 11 बजे रात में चले, आप उसको बोले कि चलो हम वहाँ पे, मान लीजिए उसका बर्थडे सॉरी शुक्रवार नहीं, मान लीजिए उसका बर्थडे रविवार को सॉरी शनिवार को है, उसका बर्थडे शनिवार को है, ठीक है। तो आप कहिएगा कि चलो शनिवार तो कल होगा ना, तो कल तुम्हारा बर्थडे कहीं और मनाते हैं हम लोग, क्योंकि आपको क्या है उसका बर्थडे छुड़वाना है। तो आप शुक्रवार को रात 11 बजे टेकअप किए, रात को 11 बजे आप शुक्रवार को टेकअप किए जहाज़ से या पानी वाला जहाज़ से आए, क्रॉस किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो इधर तो शनिवार हो रहा था क्योंकि प्लस में शनिवार होगा, तो 11 बजे रात में यहाँ भी हो रहा होगा, तो ये क्या होगा चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा रविवार, रविवार यानी कि संडे, शनिवार के बाद संडे ही होगा ना, 12 बजे के बाद टाइम चेंज होगा तो शनिवार के बाद रविवार होगा। शुक्रवार को आप चले इस तरफ तो शनिवार हो रहा था, तो आप यहाँ पे आइएगा तो आपको लगेगा शनिवार में ना पहुँचेंगे, लेकिन आप कहाँ पहुँच गए रविवार में, शनिवार गायब। आपको लगेगा शुक्रवार से चले रविवार में पहुँच गए, बीच में शनिवार कहाँ हो गया गायब हो गया। तो इस तरह से एक जादू था, आप पढ़ने में आपको मज़ा आया होगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा वीडियो देखा कीजिए। जय हिंद।